नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। इस देश में जब सड़क पर देशद्रोह और देशभक्त होने को लेकर नारे लग रहे हैं, फैसला हो रहे हैं, उस दौर में इस देश के भीतर के सच क्या है। जी, आज दिखाएंगे आपको दस्तक में सच, क्योंकि एक कलछुन खिचड़ी के लिए हत्या हो गई, बताएंगे। लेकिन आइए, सबसे पहले बात देशद्रोह को लेकर तो कन्हैया पर आरोप है, मंगलवार को सुनवाई होगी। लेकिन इन सब के बीच वो पत्र जो जारी किया गया था जेएनयू के तमाम यूनिवर्सिटी के छात्रों के नाम, दिल्ली पुलिस ने यह पत्र लिखाया है। इसमें जिस बात का जिक्र किया गया था, यह लंबा चौड़ा पत्र, और इस बात की जानकारी आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जब मिलने गया कन्हैया से, तो उस समय कन्हैया ने कहा यह उसने नहीं लिखा, उससे जबरन लिखाया गया। लेकिन इस लकीर के आगे की लकीर आइए, जो बात दिल्ली में देशद्रोह, वो घाटी में आजादी कैसी। तो आइए ये दो दृश्य भी देख लीजिए। कश्मीर की आजादी तक जंग नहीं तो ये एक स्थिति बन रही है जिसमें नारे दोनों तरफ एक सरीखे लगते हैं, लेकिन दिल्ली में देशद्रोह तो फिर घाटी में लेकर इसको आजादी से क्यों और कैसे जोड़ दिया जाता है, और क्या वहां तक पहुंच भारत सरकार की नहीं है, या फिर वहां पर इस बात की आजादी है कि आप जैसे चाहिए वैसे नारे लगा लीजिए। और इन सब के बीच सरकार बनाने की भी कवायद। तो क्या सब कुछ इस दौर में लग ऐसे रहा है कि दरअसल आउट ऑफ कंट्रोल हो चला है। इकबाल होता है सरकार का, और उसके जरिए से लगता है, महसूस होता है कि हाँ कुछ काम हो रहा है। लेकिन जो खबरें अब आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली भी है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर हो सकता है आप रविवार को शक्ति प्रदर्शन, और किसी का नहीं, संघ परिवार का भी देखें। राजघाट से लेकर जंतर मंतर तक तैयारी उसकी भी हो रही है। लेकिन बहरहाल लौटिए दोबारा, जिस बात का जिक्र दिल्ली में, उस बात का जिक्र घाटी में। तो फिर सरकार बनेगी कैसे, और सरकार अगर बनेगी तो चलेगी कैसे। थैंक यू जेएनयू। तो कश्मीर के आजादी के नारों के बीच बीते 26 बरस में कभी ऐसा मौका नहीं आया जब घाटी ने दिल्ली के किसी संस्थान को थैंक यू कहा हो। और थैंक यू के साथ ही ये सवाल वाकई बड़ा हो गया, अगर दिल्ली में कश्मीर को लेकर लगते नारे राजद्रोह हैं, तो फिर घाटी में लगते वही नारे देशद्रोह के दायरे में क्यों नहीं आते। तो क्या कश्मीर को लेकर मोदी सरकार का रुख कांग्रेस वाला हो चला है, और जेएनयू को लेकर रुख संघ परिवार वाला। ये सवाल अगर अब उठने लगे हैं, तो दूसरा सवाल यह भी कि अगर घाटी की सियासत आजादी और अफजल को अपनी रगों में समाये हुए है, तो फिर महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार कैसे बना सकती है। और बीजेपी कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर अगर इतनी बेचैनी दिखा रही है, जिससे दिल्ली और कश्मीर के बीच की दूरी सत्ता के जरिए पटती हुई दिखाई दे, तो फिर वैचारिक तौर पर यह बीजेपी की हार होगी, या कहें संघ परिवार की। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार ने कश्मीर से जुड़े हुए नारों की वजह से एक कड़ा रुख अपनाया है, वहीं आज पहली बार शायद कश्मीर के जामा मस्जिद इलाके से दिल्ली से जुड़े हुए एक यूनिवर्सिटी के समर्थन में नारे लगे। दिल्ली सरकार चाहे जो भी माने, लेकिन कश्मीर में नारेबाजियों के इस माहौल में पीडीपी और बीजेपी के बीच सरकार जो बनने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं अड़चन जरूर आती दिख रही है। लेकिन सरकार बनाने की कवायद हो रही है, तो इसके पीछे जम्मू में बीजेपी की राजनीतिक पकड़ है। यानी बीजेपी मानकर चल रही है कि मौजूदा वक्त में किसी भी तरह सत्ता में ना आने का मतलब होगा भविष्य में सत्ता से बाहर रहना, क्योंकि कश्मीर के विचार चाहे बीजेपी के खिलाफ हो, लेकिन जम्मू में तो बीजेपी की सोच चलती है। और जेएनयू को लेकर जम्मू और कश्मीर के बीच की दूरी भी अब साफ दिखाई दे रही है। श्रीनगर में थैंक यू जेएनयू अगर वह युवा तबका कर रहा है जो कल तक आईएसआईएस के झंडे लहराता था और लश्कर और पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाता था, तो दूसरी तरफ पहली बार जम्मू में भी वकील सड़क पर निकलकर ये बतला रहे हैं कि अब वह भी खामोश नहीं रहेंगे। यानी जो बात दिल्ली में हो रही है उसके पक्ष में जम्मू है, लेकिन जो बात जेएनयू के भीतर हो रही है उसके पक्ष में श्रीनगर है। यानी जम्मू कश्मीर राज्य के ही दो अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन जेएनयू को लेकर बढ़ चुके हैं।
पूरे जितने भी पूरे प्रोविंस के लॉयर हैं वो स्ट्राइक पे हैं और हम ये हिंदुस्तान के अपनी सॉलिडिटी शो करते हैं। हमारी ये बात देशभक्त बात है। तो सवाल यही है कि श्रीनगर के जज्बात और जम्मू के जज्बात में अगर अंतर है और देश जेएनयू विवाद तले उफन रहा है, तो फिर घाटी में बीजेपी पीडीपी की बात बनेगी कैसे? इतना ही नहीं, पहली बार घाटी में पीडीपी को भी समझ में आ गया है कि बीजेपी के साथ जाना अपने अस्तित्व को संकट में डालना है, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद महबूबा को दिलासा देने वालों की तादाद जितनी थी, उससे कई गुना ज्यादा भीड़ आतंकवादियों के जनाजे में उमड़ने लगी है। और बीजेपी की दिक्कत यह है कि अब हर जगह यही सवाल उठ रहा है, अगर वंदे मातरम ना बोलने वाला या अफजल की फांसी पर सवाल उठाने वाला देशद्रोही है, तो फिर खुलेआम अफजल की वकालत करने वाली पीडीपी नेताओं के साथ बीजेपी खड़े कैसे हो सकती है? यानी अब हर की नजर टिकी है 21 तारीख को, जो महबूबा की रैली होनी है, और माना जा रहा है कि महबूबा सरकार बनाने या ना बनाने या फिर अफजल या जेएनयू को लेकर कोई बड़ा बयान इस रैली में दे सकती है। शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। कौन सी परिभाषा किस रूप में कैसी गढ़ी जाए, कह सकते हैं सत्ता से सीखने आना चाहिए, सियासत की समझ आप में होनी चाहिए, क्योंकि सियासत की समझ के आगे एक कलछुन खिचड़ी कितनी भारी पड़ सकती है और इस देश का सच क्या है, आपको लिए चलते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का गांव अररिया, जिला अररिया। वहां से परती परिकथा भी उन्होंने लिखी और उपन्यासों के जरिए दर्द को भी झलकाया। लेकिन आज जब देश के भीतर माहौल ऐसा है जहां परिभाषाएं अपने अनुकूल घड़ी जा रही है, तो जरा भूख भी समझ लीजिए क्या होती है। प्रधानमंत्री मोदी के विकास का नारा, लालू यादव का सामाजिक न्याय का नारा और नीतीश कुमार का सुशासन का नारा, सिर्फ एक कलचुन खिचड़ी के आगे सब फेल हो गए। जी, अररिया के इस प्राथमिक स्कूल में जो हुआ उसने बता दिया कि पेट की भूख होती क्या है और गरीबों के हितों की बात करने वाली सरकारों के दावे कितने खोखले होते हैं। दरअसल 5वीं में पढ़ने वाली कसीदा का मिड डे मील के दौरान मिलने वाली खिचड़ी से पेट नहीं भरा, तो उसने एक कलछुन खिचड़ी और मांग ली। लेकिन खिचड़ी बांट रहे शिक्षक महोदय ने कहा, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल गया। इस पर लड़की ने कहा, उसे भूख लगी है, एक कलछुन खिचड़ी दे दे। ये बात शिक्षक को हजम नहीं हुई और उसने कसीदा की पिटाई कर दी। कसीदा ने घर पहुंचकर अपने पिता से कहा, खिचड़ी मांगने पर शिक्षक ने उसे मारा। तो नाराज पिता ने स्कूल पहुंचकर शिक्षकों से शिकायत की और स्कूल में मौजूद 3 शिक्षक कहीं ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्हें शिकायत करने आए कसीदा के पिता को ही मारना पीटना शुरू कर दिया। इस तरीके से बेदम कर दिया कि कुछ देर बाद ही कसीदा के पिता की मौत हो गई। खिचड़ी मांग गई थी, संजीत मारा तो अब्बा जी के नाक बोला, तो अब्बा जी गया यहाँ से, तो संजीत का पूछेगा तो मस्तान मास्टर जो है ये कहाँ चीड़ देंगे, उसे कर देंगे उसे कर देंगे। जो हेड मास्टर पकड़ा, हेड मास्टर पकड़ कर जो मस्तान मास्टर जो मारा, चारों मास्टर ने मिलकर मारा। तो एक कलछुन खिचड़ी ने कसीदा के पिता की जान ले ली और उसके बाद हत्यारे शिक्षक भाग गए और पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। हेड मास्टर कॉलर पकड़ कर आज सब मास्टर मिलकर मारे लगे, लात जैसे मस्तान मास्टर मारे। इस मामले में कांड दर्ज किया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है, पोस्टमार्टम मृतक का हुआ है। ये त्रासदी की इंतहा है, लेकिन हालात हैं कितने बदतर बिहार में मिड डे मील के बजट से भी समझा जा सकता है। सिर्फ ₹3.85 प्रति छात्र मिड डे मील का बजट है। यानी शहर में एक वक्त प्यास बुझाने के लिए पानी की जो बोतल 20 रुपए में मिलती है, उतने में बिहार में 5 छात्रों को दोपहर का पूरा खाना बांट दिया जाता है। और ₹3.85 में खिचड़ी के अलावे कुछ और मिल नहीं सकती, लेकिन वह भी पेट भर नहीं दिया जाता। यह अलग बात है कि गरीबों की योजनाओं के प्रचार के लिए विज्ञापनों पर बिहार सरकार 50 करोड़ से ज्यादा फूंक देती है। और बिहार का एक सच यह भी कि 2013 में केंद्र सरकार ने मिड डे मील प्रोग्राम के लिए 462 करोड़ रुपए जो दिए, उसे बिहार सरकार ने लौटा दिया क्योंकि वह इसका इस्तेमाल नहीं कर पाई। तो कल्पना कीजिए, जिस देश के पीएम विकास के लिए दुनिया में गोते लगाते हो, जिस राज्य के कद्दावर नेता गरीब गुरबों की बात करते हुए सामाजिक न्याय का नारा लगाते हो और सीएम ताल ठोक कर सुशासन की बात कहते हो, वहां 10 बरस की बच्ची को
एक कलछुन खिचड़ी के लिए मार मिलती है और पिता को जान गंवानी पड़ती है। अमरिंदर कुमार सिंह, अररिया, आज तक। कहां किस रूप में सियासत रोक पाएगी? चुनाव में जीत के बाद सत्ता अनुकूल हो जानी चाहिए, क्यों अनुकूल नहीं हो पाती? और इन सब के बीच आइए अब आपको लिए चलते हैं हरियाणा। हरियाणा जल रहा है, सेना के हवाले कर दिया गया है। आंदोलनकारी चाहते हैं आरक्षण मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं दे सकते, तो रास्ता कुछ नहीं, हिंसा का। तो जाट एकता जिंदाबाद का नारा बुलंद करते हुए जाटों ने हरियाणा ठप कर दिया। और समूचे हरियाणा को हिंसा की चपेट में ले रहे जाट समुदाय को लगने लगा कि आरक्षण तभी मिलेगा जब हरियाणा में सिस्टम ठप होगा और उसकी गूंज दिल्ली में बैठी मोदी सरकार को परेशान कर देगी। क्योंकि ये नजारे इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि कहीं प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी फूंक दी, कहीं ट्रेन रोक दी, यहां तक कि रेवेन्यू मिनिस्टर अभिमन्यु सिंह के घर में आग लगा दी। रोहतक में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी तो एक शख्स की मौत भी हो गई, कई घायल हो गए। और इन सब के बीच दिल्ली से सटे गुड़गांव में ऐसा जाम लगा कि दोनों जगहों पर आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई और दिल्ली भी एक लिहाज से ठप लगी। तो सवाल सीधा, जाटों को आरक्षण चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें मिल नहीं सकता, तो फिर राह जाती कहाँ है? क्योंकि जाट कह रहे हैं कि वो ओबीसी कोटे में आरक्षण लेकर रहेंगे और मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो विधानसभा में प्रस्ताव लाकर हल निकालेंगे। हरियाणा सरकार जो है विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाए और उसके अंदर प्रस्ताव पास करे और हमें ओबीसी में डाला जाए। हम अपनी ओर से, सरकार की ओर से उसका प्रारूप तैयार करेंगे और यदि सहमति बनती है तो अगले सत्र में हम लेकर के आएंगे। तो जो बात खट्टर कह रहे हैं उससे रास्ता तो निकलता नहीं। और खट्टर सरकार के आर्थिक आधार पर जाटों को आरक्षण देने की पेशकश को जाट पहले ही ठुकरा चुके हैं, यानी जाटों को हर हाल में आरक्षण चाहिए, तब क्या रास्ता है? क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट मार्च में ही जाटों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने से इनकार कर चुका है। जाटों ने प्रधानमंत्री पर दबाव डाला तो फिर केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाली और जिसे जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा खारिज कर दिया। यानी जो जाट चाहते हैं वो मिल नहीं सकते। और जाटों की दिक्कत यही है कि इस दौर में विकास की भेंट में उनकी तमाम जमीन चढ़ चुकी है। कुछ पैसा जरूर मिला लेकिन अब वह भी खत्म हो चला है और बच्चों के भविष्य को लेकर वो चिंतित हैं। नौकरियां चाहते हैं तो आरक्षण से नौकरी मिल जाए, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इन सब के बीच हरियाणा में गवर्नेंस फेल तो खट्टर सीधे सीधे ये बात जाटों को समझा नहीं सकते कि मन मुताबिक आरक्षण मिलना नामुमकिन। तो ऐसे में बात आगे बढ़ेगी, चिंगारी आग का रूप धारण भी करेगी और इसलिए बात सिर्फ हरियाणा तक थमेगी नहीं बल्कि सरहद लांघते हुए रास्ता दूसरे राज्यों में भी जाएगा। वो तो अब सरकार ने फैसला करना है कि भाई वो देना चाहते हैं क्या प्लान, लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया है हम जल्दी ही इस बात का समाधान निकालेंगे। तो सवाल यही, क्या जाट आंदोलन अब हरियाणा के बाद दिल्ली यूपी को भी ठप करेगा? और अब जाट एक बड़ा वोट बैंक इस देश के भीतर बन चुका है, तो फिर कौन सी सरकार है जो उनसे सख्ती से निपटेगी? इंतजार कीजिए। और इन सब पे हम पूरी रिपोर्ट आपको 10:30 बजे भी दिखलाएंगे, किस तरीके से दिल्ली इसकी गिरफ्त में आ रहा है, यूपी आ रही है। लेकिन बहरहाल जिक्र आउट ऑफ कंट्रोल का हो रहा है तो महाराष्ट्र में तो पिछले दिनों ही सरकार अच्छी खासी बनी है, चल भी रही है, लेकिन वहां पर कुछ लोग जो कह रहे हैं हमें देश ही छोड़ देंगे। तो औरंगाबाद के 3250 पूर्व सैनिकों की बनाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष रामनागर गोजे का यह बयान सीधा है कि उनकी मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट को अब मंजूरी नहीं मिली तो वो और उनके साथ 450 दूसरे पूर्व सैनिक देश छोड़ देंगे। दरअसल 2001 में किसान बने करीब 3500 पूर्व सैनिकों ने कोऑपरेटिव यूनिट बनाकर मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट खोलने की शुरुआत की। उस वक्त प्रोजेक्ट की लागत 40 करोड़ थी, जिसमें 60% सैनिकों को जुटाना था और बाकी 40% सरकार से सब्सिडी के तौर पर मिलना था। लेकिन कृषि मंत्रालय के एक सेक्रेटरी ने कथित तौर पर 2% घूस की मांग की और न देने पर मामला ऐसा लटकाया कि 14 साल से लटका पड़ा है। मुख्यमंत्री जी, प्रोजेक्ट का हाल यही है कि केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे हाईकोर्ट सबने कह दिया है कि राज्य सरकार प्रोजेक्ट को मंजूरी दे, लेकिन कृषि मंत्रालय ने मामला ऐसा लटकाया कि पूर्व सैनिक देश छोड़ने पर आमादा है। दूध तो छोड़ो, ब्रेड का उसको एक छिलका नहीं दिखने को मिल रहा। ऐसी हमारी हालत हो गई है सर। क्या करना हमने? किसके पास जाना, किसके पास रोना, किसको बताना? इसलिए हम
इस देश को छोड़ के जाएंगे, कहीं भी पेट भर लेंगे, जान दे देंगे कहीं भी जाके, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे सर। तो क्या पूर्व सैनिकों को ईमानदारी की सजा मिली है, या क्या किसान किसानी और मेक इन इंडिया के नारे फिजूल है, या फिर लाल फीताशाही का चक्रव्यूह ही ऐसा है कि इसे तोड़ना न पीएम के बूते की बात है न सीएम के। कम से कम लग यही रहा है, क्योंकि इसी लाल फीताशाही के कुचक्र में औरंगाबाद के पूर्व सैनिक भी फंस गए हैं। पंकज खेलकर, औरंगाबाद आज तक। यह दरअसल भारत नहीं इंडिया है, यह दरअसल हिंदुस्तान नहीं है, और हिंदुस्तान के दौर के 3 लोग। आज तीनों को याद करने का दिन है, तो आइए जरा याद कीजिए और उसके जरिए मौजूदा हालात भी देख लीजिए। गजब का संयोग है, आज ही के दिन शिवाजी का जन्म हुआ और आज ही के दिन महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई, और आज ही संघ के पूर्व सरसंघचालक गुरु गोलवलकर का जन्म भी हुआ। यानी मौजूदा वक्त में देशद्रोह के सवाल पर हिंसा, आरक्षण की मांग को लेकर हिंसा, आजादी के नारों के बीच घाटी में हिंसा, और इन सब के बीच राजनीतिक तलखे भरे टकराव दिल्ली से लेकर असम तक। आप देशद्रोही गतिविधियों का समर्थन करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मारी थी। तो कहा जा सकता है हर कोई गांधी को भी भूल चुका है और गोलवलकर को भी। साथ ही शिवाजी की तर्ज पर अब लीडर जानदा राजा यानी कोई मास लीडर नहीं होता या फिर स्टेट्समैन नहीं होता। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिल्पकार गुरु गोलवलकर की सोच अब संघ के दायरे में भटक चुकी है। तो आजाद भारत के शिल्पकार महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सोच हाशिए पर जा चुकी है, क्योंकि संघ का राष्ट्रवाद गोलवलकर की जगह सावरकर के उग्र हिंदुत्व के रास्ते पर चलने को बेताब है, जिसका नजारा हर दिशा में हर तरफ दिखाई देने लगा। तो कांग्रेस गोखले के रास्ते को छोड़ मोतीलाल नेहरू के आधुनिक सोच तले राजनीतिक विस्तार पाने को बेताब है, जहां वोट बैंक भी है, चकाचौंध भी है और विरासत भी। और इन सब के बीच देश के तमाम नेता शिवाजी के उस मंत्र को भूल चुके हैं कि कदम वहीं बढ़ाओ जहां जीत मिले, और जहां जीत मुश्किल हो वहां पहले जीत की संरचना बनाओ, उसके बाद जीत मिल जाएगी। शायद प्रधानमंत्री मोदी ये भूल चुके हैं। खबर अब लखनऊ से है, जहां पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने पर भिड़ी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राहुल